दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे कार्यक्रम इंडियन अचीवर्स में। और जैसा आपको मालूम है कि पिछले एपिसोड में आपके सामने हम बॉलीवुड के फेमस जाने माने चेहरे रघुवीर यादव जी को लाए थे, जिसमें हमने उनसे फिल्मों के बारे में, उनके शौक के बारे में और उनकी जीवन गाथा के बारे में बात की थी। और इस दूसरे भाग में अब हम कुछ गंभीर बातचीत करेंगे, क्योंकि उनका एक अपना थिएटर ग्रुप भी है और उन्होंने ये भी बताया था कि थिएटर उनकी पहली पसंद है, उनकी रूह है उसमें। और उसके अलावा कुछ राजनीति पे बात करेंगे, क्योंकि वो एक पब्लिक फिगर हैं, तो पब्लिक फिगर की बात को हमेशा लोग सीरियसली लेते हैं। और आज जिस दिशा में देश जा रहा है, उस दिशा के हिसाब से मुझे लगता है कि जो पब्लिक फिगर्स हैं, उनके विचारों को भी जानना बहुत ज़रूरी है। और जो थिएटर कंपनी है रघु जी की, वो रघु जी और रोशनी जी दोनों चलाते हैं। और रोशनी जी भी आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ इस कार्यक्रम में आ गई हैं। रोशनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में, और रघु जी आपका भी बहुत स्वागत है। और मैं और विजय गौड़ जी आज बातचीत करेंगे कुछ थिएटर को लेकर, कुछ राजनीति को लेकर और कुछ जीवन के रिश्तों को लेकर, अगर कर पाए तो। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं हमारे इस दूसरे एपिसोड की इस सवाल के साथ कि आपका थिएटर का ग्रुप कौन सा है और उसमें क्या क्या कर रहे हैं आप? थिएटर का है जो रोशनी ने ही बनाया है, रायरा आर्ट्स। रायरा हाँ, प्राइवेट लिमिटेड। हाँ, रायरा आर्ट प्राइवेट लिमिटेड, इसलिए आप अगर बता दें तो वो है। तो उसमें हम एक प्ले करते हैं, पियानो के नाम से प्ले है। तो उसके काफी शोज हमने किए हुए हैं। और अभी बस और भी, क्योंकि बॉम्बे में थिएटर कर पाना, दिल्ली में तो बहुत करते रहे, बॉम्बे में कर पाना बड़ा मुश्किल था। तो फिर रोशनी ने सलाह दी कि क्यों ना हम अपना एक ग्रुप बना के खुद ही करते रहें। तो ऐसे 2-3 लोगों का नाटक है पियानो, जो मैंने ही उसका एडेप्टेशन मैंने ही किया है, और वो हम शोज करते रहते हैं। तीसरा कौन है? तीसरा अबीर है। अबीर है जो उसमें परफॉर्म करते हैं, ही प्लेज द रोल ऑफ अ नरेटर। और भी 3-4 टेक्निकल टीम है। तो जो हमारे ग्रुप में है, जो हम कभी-कभी बीच में वर्कशॉप कर लेते हैं। तो थिएटर के और भी लोग, जैसे मैं मध्य प्रदेश चला जाता हूँ, मध्य प्रदेश वहाँ पर ड्रामा स्कूल है, एमपी ड्रामा स्कूल, वहाँ के कुछ स्टूडेंट वो आ जाते हैं। एक बार मैं चंडीगढ़ गया था, वहाँ भी मैंने कुछ वर्कशॉप की थी। तो ऐसे ही जहाँ गया, तो वहाँ से कुछ लोग आगे जुड़ जाते हैं, फिर हम उन्हीं के साथ थिएटर करते रहते हैं। तो ऐसे हम महीने में कभी 1-2 बार मिलते रहते हैं, और बस म्यूजिक और थिएटर इस पे काम करते रहते हैं। रोशनी जी, आपको क्या लगता है, क्या भविष्य है थिएटर का? अब हम जैसा यहाँ देखते हैं अमेरिका में, थिएटर बहुत कम लोग जाने लगे हैं, महंगा है बहुत, उसका टिकट लगभग 5 गुना महंगा है नॉर्मल मूवी से। तो आम जनता जो है वो परे हटने लगी है, उन्हें लगता है ये अमीर आदमियों का शौक है। तो आपको कैसा लगता है कि कैसा भविष्य है इसका? बिल्कुल। आपका किस तरह का थिएटर की बात कर रहे हैं आप अमेरिका में? हमारे तो यहाँ मिनियापोलिस में रहता हूँ मैं, वहाँ पे एक मतलब लोग थिएटर है, वहाँ जाते हैं, मतलब बड़ा हिंदुस्तानी थिएटर की, दूसरा थिएटर की, जो उधर के उनकी अंग्रेजी थिएटर, वहाँ अमेरिका की बात कर जी, वो तो उनका अमेरिकन का ही है। और उनका भी नहीं ठीक से चल रहा क्या आजकल? हाँ जी, उधर का भी ठीक से नहीं चल रहा? अरे उधर का ठीक चल रहा है, शो तो सभी बुक रहते हैं, पर वो सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों का बन के रह गया है। अच्छा, हाँ, एक बार थिएटर में जाने का मतलब है कि आपकी जेब से लगभग 150-200 डॉलर चले जाएंगे। तो आम जो वर्कर है, जो वर्किंग क्लास के लोग हैं, वो अवॉइड करते हैं। वो सोचते हैं मैं $10 में एक पिक्चर देखाऊंगा तो मेरे को क्या करना है। ये तो आई थिंक वर्ल्ड यूनिवर्सल प्रॉब्लम है थिएटर का। जी जी जी। थिएटर से जो लोग अभी भी जुड़े हुए हैं, वो थिएटर के बिना जी नहीं सकते। तो आप यहाँ तो बिल्कुल उल्टा है। यहाँ अमीरों का थिएटर नहीं, यहाँ गरीबों का थिएटर हो गया। जी सही बात है। जी रघु भाई, यहाँ वो थिएटर में एक और समस्या ये भी है कि उन्होंने वो थिएटर के नाम पे बाकी कमर्शियल एक्टिविटी भी चल रही हैं। जैसे उसी थिएटर हॉल में एक किनारे पे बार भी होगा, वहां जो कुछ भी खरीदने को मिल रहा है वो 5 टाइम्स महंगा मिल रहा है बाहर से।
तो वो सब भी जो वो पूंजीवाद का जो ढांचा है उस सब के बीच में थिएटर जो है वो सिसकियां सी भर रहा है, ऐसा लगता है। ओ, तो आई थिंक जिसने थिएटर कर लिया हो, जो जो जिसका वो रहा हो, एक्सपीरियंस रहा हो, तो वो थिएटर को कभी छोड़ नहीं पाएगा, बिकॉज थिएटर आपको जीने का तरीका सिखा देता है अगर आप करो। और जब आप देखने जाओ, अब क्या है कि आप सही कह रहे हो कि जो थिएटर के अलग अलग किस्म के लोग थिएटर, उसको थिएटर कहते हैं और वो है नहीं थिएटर। So, इसलिए कई बार थिएटर से नफरत भी हो जाती है, अरे ये सब क्या बकवास है। कभी कभी बहुत ऐसी फालतू चीजें हो रही हैं थिएटर के नाम पे, जैसे कोई फिल्मी डांस कर लिया उसको थिएटर कह रहे हैं। तो ये जो शोज हो रहे हैं जिस तरह के, वो लाइव तो हो ही रहे हैं, फिर वो टेलीकास्ट करते हैं, सो दे डोंट अंडरस्टैंड प्योर थिएटर। सो द थिंग इज दैट वो अभी हमारी ये कोशिश है कि मैं जब इनको मिली थी, तो जब मैं मिली तो मैंने कहा आप क्यों नहीं कर रहे थिएटर, आपके तो मैंने इतने, वो जो आपने जैसे कटिंग भेजा उनका, तो इतनी सारी मैंने इनकी पुरानी कटिंग्स देखी हैं, और हम लोग इन्हीं की वजह से लोग ज्वाइन करते हैं, इनकी वजह नहीं। से रेखा सिकरी, उत्तरा बावकर और ये सब पुराने जो उनके अभी तक उन्हीं के एड्स चलते हैं। मतलब मेरे टाइम में मैंने तो बहुत बाद में ज्वाइन किया, लेकिन यही चल रहा था, और वहां जाके देख रहे माहौल कुछ और ही है। तो ये इस तरह का थिएटर है ही नहीं वहां, अभी बाहर भी नहीं है, कहीं नहीं है। तो रोशनी जी, आपने भी एनएसडी से किया है जहां तक जी। मुझे पता है, और अब आपने ये थिएटर की कंपनी बनाई है, तो ये पियानो किसने लिखा है और इसको डायरेक्ट कौन कर रहा है? तो यही कर रहे हैं डायरेक्ट। एक फेरेंस कैरेंटी, एक फ्रेंच नाटक था, एक छोटा सा नाटक था एक्चुअली, तो उसको उन्होंने अडैप्ट कर दिया अपनी तरीके से। तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, क्योंकि वो जब बाद में हमने पढ़ा कि इट्स एक्चुअली लाइक एन एक्टर्स एक्सरसाइज। इट्स अबाउट दिस पर्सन, एक बंदा है जो पियानो, मतलब एक लेडी है जो पियानो बेच रही है, एक स्टेज पे दो लोग हैं, और दूसरा बंदा एक लाइब्रेरी में काम करने वाला शख्स है, और वो ऐसे ही फोन घुमाता है और अलग अलग किरदारों में, कैरेक्टर्स में वो लेडी को तंग करता है। सो इट्स एक्चुअली लाइक अ वन मैन शो, बट वी आर देयर इन सपोर्ट। तो इनका दूसरा चल रहा है, और वो लेडी का बिल्कुल दूसरा चल रहा है। नहीं, लेकिन ओके, लेकिन एक बड़ा सीरियस सवाल है कि आप एक तरफ कहते हो कि हिंदुस्तान में अब लोग थिएटर से हट रहे हैं, मतलब उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आपको ये लगता नहीं कि जो हम ये यूरोप के या दूसरे देशों के थिएटर को अडॉप्ट करते हैं, प्लेस को अडॉप्ट करते हैं, इसकी बजाय अगर हम इंडिया की जिंदगी को लेकर अगर नहीं, ये हमने इंडिया ही अडैप्ट किया है, और ये इंडियन है, मतलब बॉम्बे का सेटअप है, भाषा पूरी हिंदुस्तानी है उसमें, सिर्फ वो प्रेमाइस लिया, पूरा प्ले चेंज कर दिया। तो दूसरे किस्म के भी नाटक हैं जो हम कर सकते हैं, वैसा नहीं है। इट्स नॉट एन इंग्लिश प्ले, इट्स कंप्लीटली हिंदुस्तानी, मतलब सेटअप क्या है। तो क्या है कि स्टोरी का आइडिया ले लिया है एक तरह से। अडेप्टेशन का मतलब आपने हिंदुस्तानी लोग, शेक्सपियर भी, अभी राजस्थान में शेक्सपियर भी हुआ है, जैसे कसुमल सपनो था, तो इन्होंने म्यूजिक भी किया था उसका, तो वो लोग इनवाइटेड भी थे इनफैक्ट लंदन एंड ऑल फॉर दैट। सो इट्स ओके, आई मीन अपनी स्क्रिप्ट्स भी करेंगे। और अभी जैसे ये एक और प्ले करने जा रहे हमने लॉकडाउन से पहले, हाँ, तीसरी कसम के ऊपर, उसका नाम उन्होंने मारे गए गुलफाम लिखा है, रखा है, और उसमें इन्होंने अपने जो पारसी थिएटर जो उन्होंने अभी जिक्र किया, उनकी जिंदगी का पूरा उन्होंने डाला है उसमें, उनका एक्सपीरियंस, म्यूजिक भी कंपोज किया है। तो वो तो बिल्कुल फनेश्वर रेणु जी की कहानी है, मारे गए गुलफाम, तीसरी कसम, तो वो फिल्म बिल्कुल अलग है, तो वो भी कर रहे हैं। बगिया बाछाराम भी करने का सोच रहे हैं, वो किया था उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के साथ। तो ऐसे बहुत सारे प्लेज हैं। तो अगर वो हम कोई दूसरा बाहर का नाटक भी उठाते हैं, तो वो उसका थिएटर इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। इनफैक्ट it is supposed to be like, I think the people who write plays worldwide, उनको अच्छा लगेगा कि कोई हमारा नाटक उठा के किसी और कंट्री में हो रहा है, they would really love that. ओके, हमने ना यहाँ पर भी बात करी, अमेरिका में बहुत सारे इंडियंस हैं, तो इंडियन कम्युनिटी हर वीकेंड पे प्रोग्राम्स करते हैं, देखते हैं, फिल्म स्टार्स को भी बुलाते हैं, तो थिएटर का उनके अंदर भी काफी क्रेज है। तो आपको कभी लगा कि आपने कभी विदेशों में किया हो थिएटर या करना चाहते हो?
मैंने तो किया था जब मैं रेपर्टरी में था, तो उस वक्त गए थे और हमने बिल्कुल एक फोक प्ले था जस्मा ऑर्डन, तुगलक का जस्मा ऑर्डन, ऐसे 2-3 नाटक हम लेके गए थे। मैना गुजरी नहीं, मैंने गुजरी नहीं था, तो 2-3 नाटक लेके गए थे, तो हम काफी वहाँ काफी जगह हम तकरीबन हम लोगों ने 2 महीने का टूर किया था। कहाँ पर किए थे? कई जगह, जर्मनी गए, जापान गए और पोलैंड भी गए थे, फिर अमेरिका भी गए, काफी, इतनी जगह याद तो नहीं है, लेकिन काफी जगह जाके हम करके आए, अमेरिका भी गए जी। और जैसे पियानो ना, मैं बताना चाह रही हूँ कि बॉम्बे और दिल्ली, बॉम्बे में बहुत कमर्शलाइज मामला है, लेकिन हमने पियानो ट्रैवल किया, इंटीरियर्स में शोज किए, हमने देहरादून में किया, हमने सागर में किया, हमने रायपुर में किया, और ऐसे जगहों में इतने हाउसफुल जाता था, पैक था। एक तो रघुवीर यादव आए हैं, तो ऑब्वियसली लोग उसी वजह से तो आ ही जाते होंगे कि उनको बस देख ले, ऊपर से उनको बोनस मिल गया, एक पूरा परफॉर्मेंस मिल गया उनको, तो और वहां भी थिएटर ग्रुप्स हैं इंडिया में, तो अब दिख रहा है कि इंडिया में काफी लोग एक्टिव हो रहे हैं। अब उनका बस स्तर और बढ़ जाए, मतलब कुछ लोग के स्तर ऑलरेडी है अच्छे, ऐसे बिल्कुल वो नहीं है, कुछ लोग के ऐसे ही चल रहा है बिकॉज उनको गाइडेंस सही नहीं मिला। तो सर भी जब भी मौका मिलता है, हर जगह में जहाँ गए, जैसे वो पारसी थिएटर, वो जो सहारनपुर, वो जो लड़की थी ना, वो उन्होंने बुलाया था, हाँ, जहाँ शंकर जिस जगह का है, अच्छा, हाँ, आजमगढ़ और बरेली, और इन सब जगहों में शिमला, बरेली, देहरादून हमने परफॉर्म किया, पियानो हमने ट्रैवल किया, ओवर 40-50 शोज कर चुके हैं। तो उसमें सर इंटरैक्ट करते हैं लोगों के साथ, अपना प्ले भी है, उनके फेस्टिवल के भी प्लेज हम देखते हैं, मतलब 2-3 दिन रुक के, तो उससे हमें काफी पता चला है कि लोग लगे हुए हैं थिएटर में, ऐसा नहीं है कि नहीं है, इंडिया में लोग लगे, बट उनको मौका नहीं मिल रहा आगे आने का। जी जी। अच्छा, अमेरिका में तो जो भारतीय कम्युनिटी है अब काफी बड़ी हो गई है, उन लोगों का बहुत इंटरेस्ट रहता है, तो रेगुलरली हम लोग जाते हैं देखने सुनने जो भारत के कलाकार आते हैं, तो अच्छा है, अच्छा रहता है उन लोगों के बीच में थोड़ा काम किया जाए तो बढ़िया रहेगा, मुझे लगता है। हाँ जरूर, मतलब 2-3 किस्म के ऑप्शंस है, एक तो प्ले उठा के हम यहाँ से ले जाएं उनके लिए, और ऐसा भी हो सकता है कभी वक्त हुआ तो उनके साथ अगर कुछ थिएटर करना चाहते हैं तो कुछ कास्ट वहां से भी ले सकते हैं, अगर वही रिहर्सल्स प्लान करें, तो ये भी एक ऑप्शन है, क्योंकि उनको और मजा आएगा, उनको जो लोग उस तरफ जिनका झुकाव है, और ऐसे में म्यूजिकल अगर प्ले हो जाए तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जो म्यूजिक कभी कोशिश करी क्या? रघु भाई मेरे को थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा बताइए, मतलब जिसको आप गीति नाटिका कहते हैं या म्यूजिकल प्ले से हमारा क्या, उसमें कथा तत्व रहता है या नहीं रहता है? बिल्कुल सिर्फ म्यूजिक रहता है, सब कुछ रहता है, कहानी, कथा, एंटरटेनमेंट, सब एवरीथिंग, अच्छा, सब कुछ मिलेगा उसमें, वही एक है। और क्योंकि मैं तो मेरा ताल्लुक पारसी थिएटर से रहा, तो पारसी थिएटर में अगर म्यूजिक नहीं तो आप थिएटर कर ही नहीं सकते, तो मेरी पारसी थिएटर की डेफिनेशन क्या है रघु भाई? पारसी थिएटर की क्या डेफिनेशन? पारसी एक्चुअली जब फिल्मों से पहले जो थिएटर हुआ करता था, तो पारसियों ने नाटक कंपनी बनाई थी उस वक्त, फिल्मों से पहले पारसी कदरदान थे उस जमाने में, इसलिए नाम है, पारसी का कोई ताल्लुक नहीं उससे, they were the ones, the investors who would start the company, तो इस वजह से उसका पारसी थिएटर, और वहां जिस तरह के प्ले होते थे, तो लैला मजनू, शीरी फरात, आंख का नशा, देहली दरबार, इस तरह के उर्दू प्लेस हुआ करते थे, और बड़े कमाल के। यहाँ तो लोगों ने शेक्सपियर को ही पढ़ा, लेकिन यहाँ के जो राइटर हैं, जो प्ले राइटर हैं, तो उनको अगर पढ़ लीजिए तो कहीं कम नहीं है, जैसे मुंशी दिल लखनवी हुए, राधे श्याम कथावाचक हुए, और आगा हशर कश्मीरी हुए, इन लोगों ने जिस खूबसूरती से जो खूबसूरत जबान लिखी है थिएटर में, तो देखते रह जाएंगे, सुनते रह जाएंगे। तो रघु भाई थोड़ी सी बात राजनीति की करें। अच्छा, पिछले दिनों बॉलीवुड की फिल्मों को धार्मिक आधार पे आकलन किया जाने लगा है देश में जी, और पर्टिकुलरली हिंदू प्रतीक चिन्हों का जिस तरह से प्रयोग किया गया, या कुछ लोगों को उस पर ऑब्जेक्शन हुआ, और फिर जिस तरह की राजनीति अब चल रही है देश में, उससे
इस सारी सोच की जो परिणति है वो कश्मीर फाइल या केरल फाइल में हमें नजर आने लगी है। जी। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये एक सोचा समझा परिवर्तन है बॉलीवुड की इंडस्ट्री द्वारा, कलाकारों द्वारा, या ये एक नेचुरल इवोल्यूशन है कि ऐसा होना ही था? नहीं, वो कहना बड़ा मुश्किल है कि इसकी असली वो क्या है। दरअसल इससे ले दे के ये लिखता हमारे कल्चर का नुकसान हो रहा है। जो हमारे यहाँ का जो इतना रिच कल्चर है उसका उसका ज़रूर नुकसान हो रहा है। क्यों, ज़रा-ज़रा सी बात को लेके एक तो आपस में रंजिशें इतनी बढ़ गई हैं कि अगर किसी को अच्छा काम नहीं करने दिया जाएगा, अगर कोई आगे बढ़ गया है तो उसको आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। यहाँ ये तो उसकी बात है, राजनीति हर जगह हो गई है। यहाँ अच्छी फ़िल्म, जैसे अभी मैंने बताया था 3 तरह के सिनेमा होते हैं, एक पैरेलल सिनेमा, एक कमर्शियल सिनेमा और एक आर्ट फ़िल्म। अब ये तीनों में अब राजनीति चल रही है। ये वो बात सियासत की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से सियासत यहाँ से ही शुरू हो गई है कि अगर कोई छोटी फ़िल्म और बेहतर फ़िल्म बन गई है और उसी दौरान कोई कमर्शियल फ़िल्म रिलीज़ हो गई, छोटी फ़िल्म को रिलीज़ नहीं होने देंगे वो। कोई बहाना निकाल लेंगे, क्योंकि सारे, एक तो सारे उनके पास पैसा है, तो सारे जितने सिनेमा हॉल है सबको उन पे हक जमा लेंगे। अभी बेचारी जो अच्छी फिल्म है वो कहीं लग ही नहीं पाती। तो ये जो आपसी एक दूसरे को छोटा दिखाना और एक बड़ा बन जाना हुनर नहीं होगा, लेकिन ये छोटा बड़ा करना यही जो है, तो यही हमारे कल्चर को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। और ये बड़ी तकलीफ दे बात है मुझे। हालांकि मैं कभी इन चक्रों में कभी नहीं पड़ा, मैं शुरू से मैं सिर्फ अपना काम ही देखता रहा, मेरी नजर सिर्फ काम पे रही है और क्या हो रहा है इस पर मैंने दखल नहीं दिया, क्यों, मैं उसमें मैं कुछ कर भी नहीं सकता। मैं अपनी जिंदगी संभालूं, वैसे ही मैं देहाती आदमी बिल्कुल वहां से अगर इसमें फंस गया तो मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगा। तो मैं बहुत ज्यादा ना उसमें चक्कर में पड़ता हूँ और मैं सिर्फ अपने काम पे नजर रखता हूँ, देख जरूर लेता हूँ और मैं तय ही नहीं कर पाती ये क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा करते हैं। क्या इंसानियत इतनी खो गई है? क्या इंसानियत रही नहीं है? लेकिन रघु भाई पीछे जा रहे हैं, ये जरूर है कि हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। ये सारी जो बातें जो शुरू हो जाती हैं तो इससे हम पीछे जा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे। और जो कला आर्ट है उसमें इंसानियत होनी चाहिए, हमें बंटवारा नहीं करनी चाहिए रिलीजन से। अभी पुराने जमाने से क्रिश्चियनिटी में भी वो क्रिश्चियन वॉर्स होते थे, ये होते थे। अब यहाँ हिंदू मुसलमान ये सब कोई मायने नहीं रह गया ना आज के जमाने। नहीं, तो इसका तो सवाल जो है, आदि पुरुष जो फिल्म आई है उसमें जो हनुमान को चित्रित किया गया है उसको लेकर भी बहुत बवाल उठाया है। उसका फिल्म नहीं देखी मैंने फिल्म। अच्छा। हाँ, बस सुना था उसके बारे में कि वो अजीब ढंग से वो किया था। तो आपको लगता है कि अब बॉलीवुड को अपनी दिशा बदलनी पड़ेगी, अब हर चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि मीडिया कह लो और ये सोशल नेटवर्किंग कह लो, हर एक के पास पहुंच गई है, अब हर चीज हर एक की नजर में है। हाँ, नजर में है और उनको जैसा कहना वो कौन रोकता है, कौन रोक सकता है? वो अपनी बात कह देते हैं और आपको देखना पड़ता, सुनना पड़ता, और वहीं से बात होती कुछ नहीं और कहीं की कहीं पहुंच जाती है। और रघु भाई ये भी एक बात है, हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा इतिहास है, मतलब रामचरितमानस का मंचन तो देश के जगह जगह पे होता ही था ना, मतलब हर जगह होता था रामलीला। और तो उसमें हनुमान जी कैसे रंग के कपड़े पहने गए, कभी किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया कि ये क्या हो रहा है। पर अब जो है वो बात बात पे बवाल होने लगा है कि इसकी मूंछ है, इसकी मूंछ होनी चाहिए, इसकी नहीं होनी चाहिए, मतलब ये क्या है, ये समझ नहीं आता। और आप पीटर ब्रूक का महाभारत ही देख लीजिए, कितना वर्ल्ड था, सब कंट्री के लोग उन्होंने इन्वॉल्व किया। हाँ जी। वो लोग इंडिया आए थे, 6 घंटे की फिल्म थी। तो आप ये सोचिए कि वर्ल्ड ओवर पीपल आर क्रेजी अबाउट द गीता, और इवन हरे कृष्णा के लोग, और मतलब इंडिया के कल्चर को फॉरेनर्स आते हैं। वो बिल्कुल, एक लेडी, हम मैसूर में गए थे योगा आश्रम में, वो अमेरिका से आई थी, वो लेडी हमारी दोस्त बन गई, वो मेरे सामने जमीन को चूम रही थी, मिट्टी को चूम रही थी। तो मतलब, और योगा सेंटर आई थी और कहती मैंने योगा मेरी जिंदगी में, और मैं उस जगह पे आई हूँ जहाँ योगा पैदा हुआ है। तो ऐसे वो बिल्कुल पागल हो जाते हैं, इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। तो उल्टा हमें खुश होना चाहिए कि इट्स अ ग्लोबल थिंग। मतलब हिंदुइज्म और जो वेद कल्चर्स हैं, वो लोग संस्कृत, मतलब बाहर के लोग, हम जो यहाँ लड़ाई कर रहे हैं वो लोगों को संस्कृत भी नहीं आती, और विदेशी लोग संस्कृत को लैंग्वेज पैसे दे के सीख रहे हैं और उनके श्लोक बोल रहे हैं और सब कुछ। और जो यहाँ हम सड़कों पे लड़ रहे हैं पॉलिटिकली,
दे डोंट इवन नो हाउ टू स्पीक इवन हिंदी प्रॉपर्ली, फॉरगेट संस्कृत। ऐसी गंदी गंदी भाषा में लोगों को गालियां दे रहे हैं, जो भी मतलब जनरली जो आप मतलब आप कह रहे हो कि इस तरह की वो मूछ की बात करें या ये वो। तो अब इसमें एक चीज और, रोशनी जी एक चीज और आ गई है। अब फिल्मों की वजह से कह लो या सोशल मीडिया की वजह से कह लो, अब कुछ फिल्मों में दिखाया गया लिव इन रिलेशनशिप को, ठीक है कि नहीं, और उसके बाद अब ये रियलिटी में भी अब लोग जो है शादी की बजाय लिव इन को प्रेफर करने लग गए हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है कि जो जिस तरीके से समाज बदल रहा है, क्या सोच बदल रही है, उसमें क्या ये सही है या हमारे को अपनी पुरानी वैल्यूज को रखना चाहिए? पुरानी वैल्यूज जरूर रखनी चाहिए, और जो जिन्होंने अपनी जिंदगियां निकाल दी पुरानी वैल्यूज के साथ, उन्हीं की वजह से तो हम यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन जो जमाना अभी, उनके जमाने में टेलीफोन भी नहीं, रेडियो भी नहीं था। ये तो बता रहे कि जब पैदा हुए थे तो रेडियो तक नहीं था। मेरे जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, कलर टीवी आया, और वो डब्बे फोन थे, और फिर वो इंटरनेट आया। तो जो नए जनरेशन की सोच जो बदल रही है, बिकॉज ऑफ ऑल द एक्सपोजर टू द न्यूज एंड ऑल, देयर पर्सनैलिटीज आर डिफरेंट। तो मुझे थोड़ा सा मतलब इनको तो और कल्चर, मुझे भी कल्चरल शॉक होता है नए जनरेशन से कि वो किस तरह से सोचते हैं, रिलेशनशिप्स को कैसे लेते हैं। देयर इज अ वर्ड कॉल्ड सिचुएशनशिप नाउ, हैव यू हर्ड ऑफ इट? सिचुएशनशिप, नॉट अ रिलेशनशिप। I don't know what it means, but you can imagine what there's a situationship. उसमें भी उनको रूल्स चाहिए कि थोड़े से आजकल ये हो गया है, तो and they are taking it very seriously. They get upset if situationship में भी किसी ने रूल ब्रेक किए जो थोड़े से एटिकेट्स होते हैं, और मूड्स। और सोचो आजकल के जो टीनेजर्स हैं, उनके इमोशंस वो डेवलप भी नहीं हुए, and they are getting so much information from the internet, all these websites where they're dating sites and dating apps, and it's like schools where it started. I'm like shocked completely by the people around me in society कि ये क्या हो रहा है, but I don't know how to stop it, and it's the government who's allowing the internet to come in so freely. If they wanted to control it, they could have, but there's no control over it. यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। और ऐसे हाँ, अभी मुझे ध्यान आया, ये जो गंद आ रहा है, जो बच्चों को कौन कंट्रोल कर सकता है? सब एजुकेशन लॉकडाउन के बाद तो सब उस पे हो गया, इंटरनेट पे, इस पे कर दो, तो वो देखेंगे जो उनको देखना है। कौन सा माँ बाप कंट्रोल कर पाएगा कि बच्चा क्या देख रहा है? नहीं, कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। रवि जी, आपका क्या कहना है? सवाल रोशनी जी, रवि जी आपका क्या कहना है इस बारे में? वैल्यू सिस्टम चेंज हो रहा है पूरे सामाजिक स्तर पे। समाज मतलब वैल्यूज तो और कुछ नहीं है ना, समाज ये इच्छा रखता है अपने नागरिकों से कि ये ऐसा व्यवहार करें। तो वो अब जैसे अमेरिका में तो 10 में से 9 शादियां टूट चुकी हैं। एवरेज मैरिज का एज 3 साल है। तो जिसको आप सिचुएशनशिप कह रहे हो, वो नई परिभाषाएं हैं वो किस्म की जो गढ़ी जा रही हैं, नई बात आ रही हैं, और वो मान्य है समाज द्वारा। तो वो नई वैल्यूज हैं। आप हमें शायद बुरी लगती हो, पर वो नया वैल्यू सिस्टम उभर के आ रहा है। और वो मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रहा है, मुझे लगता है यंगर जनरेशन का, बिकॉज दे कांट डील विद थिंग्स इमोशनली। दे ऑफ कोर्स डेफिनेटली आप किसी रिलेशनशिप में शादियां जो टूट रही हैं मत रहिए, विच इज अ गुड थिंग। पुराने जमाने में जैसे औरतें या मर्द पिसे रहते थे, नहीं भी पसंद है, they'll have affairs outside and they'll continue the relationship. It's not that पुराने जमाने से ये सब चीजें नहीं थी, बट थोड़ी दबी थी, छुपी थी, तो था सब कुछ। अब खुल गया है। अभी तो 2 मिनट में, मतलब अभी तो ये भी हो गया है कि इट्स एन ओपन रिलेशनशिप। कुछ लोग ऐसे भी कर रहे हैं कि हम लोग साथ है बिकॉज वी ट्रस्ट ईच अदर, बट वी आर डूइंग व्हाट वी वांट। इट्स बिकम सो ओपन। So the thing is that in the end it's हर इंसान कैसे जीता है, उसको क्या खुशी चाहिए, is he happy like that? For some time the freedom is exciting, चलो good, but in the end depends on what that person wants, whether the person is happy. burnout हो सकता है इंसान, तो so there is a lot of mental health issues happening to those people at all generations. It's not from young कि they can't deal with it anymore. तो रघु जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? मैं तो उस जमाने से आया हूँ, और मैंने देखा है कि जैसे ही सहूलियतें शुरू हो जाती हैं कि आप आराम से मिलने लगे, वही आदमी बिखरता है। और अभी यही हो रहा है कि आपके पास इंटरनेट है, ये है, वो है, जो आसानी से बहुत सारी चीजें। हमें तो कुछ जरा सा करने के लिए साल भर इंतजार करना पड़ता था। मुझे एक गाना गाने के लिए, सीखने के लिए मुझे 2 महीने लगते थे। अभी तो यहाँ सब कुछ लीजिए। रिलेशन का क्या है, उस वक्त तो हम एक दूसरे से बात आमने सामने खड़े नहीं हो पाते थे, क्योंकि
हाँ, और अगर होता था तो दूर दूर से ही इश्क हो जाते थे और दूर दूर से मिट भी जाते थे, सब कुछ दूर दूर। तो अभी सहूलियत इतनी ज्यादा है तो सब कुछ चीजें अपनी तरीके से जिंदगी जीना सीख लिया है लोगों ने कि भैया जिसमें खुशी मिल रही वो करो, नहीं मिल रही तो हटो, निकलो। तो आपके तो आपके इससे फायदे भी है, नुकसान भी है। नुकसान ये हो रहा है कि ये जो रिलेशन है, बेचैनी और रिलेशन और ये इतने जल्दी जल्दी टूट रहे हैं, कहीं किसी को सुकून ही नहीं है। और बाहर की नेगेटिव इतनी ज्यादा बढ़ गई है, इतनी ज्यादा आ गई है कि आदमी जिए कैसे। सांस लेने के लिए तो बस तड़पता रहता, चटपटाता रहता, इसलिए उल्टी सीधी। शराबें भी इतनी ज्यादा पी जाने, पार्टियां इतनी ज्यादा होने लगी। हमारे जमाने में कुछ नहीं होता था। हमें तो जब मैं लखनऊ में था तो हम जब बैठते थे लखनऊ में तो गोष्ठियां हुआ करती थी, और किसने क्या अच्छा लिखा, किसने क्या अच्छा पढ़ा, किसने क्या अच्छा सुना, तो वो बातें हुआ करती। अब तो वो बातें नहीं होती। अब उठ के चार बोतलें खोली और डांस हो रहा है, नाच रहे, एक दूसरे की कमर में हाथ डाल के नाच रहे हैं। और हस्बैंड वाइफ है तो वाइफ किसी के साथ नाच रही, हस्बैंड किसी के साथ नाच रहा, सब खुला है और किसी को कोई एतराज नहीं है। तो इस तरह से जो खुलापन आ गया है, इससे बस वही है कि सहूलियत हो गई तो लोग उसको सोच रहे हैं कि इंजॉय कर रहे हैं। इंजॉय कुछ नहीं है। 4-5 साल के बाद पता लग जाता कि आपका जहन किसी काम का नहीं रहा। बाल उड़ गए, बाल उड़ जी गए। जी। और अगर कल मान लो ये सिचुएशन आपके साथ आ जाए, आपके बच्चे अगर ऐसा करेंगे तो फिर कैसे रिएक्ट करेंगे आप? हम बच्चों पे छोड़ देंगे, हम क्या रिएक्ट करेंगे। नहीं, अब क्या है कि जो टाइम्स चल रहा है ना, हाँ, तो हाँ। हम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट वी कैन ओनली गिव देम काइंड ऑफ सम काइंड ऑफ गाइडेंस। जैसे बचपन से जो संस्कार या जो सोच, जो अब जैसे कोई चीज उनको सिखा दिया, म्यूजिक में इन्वॉल्व है अगर बच्चे, तो उनको अपना कला की तरफ उनको वो किया है, तो अगर वो किसी मुश्किल में भी आते हैं जिंदगी में तो वहीं से निकल भी सकते हैं। तो हम उनको मतलब एग्जैक्टली बोल नहीं सकते ये मत करो, ये करो। आज के जमाने में कोई सुनता नहीं किसी की, बट वो जैसे मेडिटेशन, माइंडफुलनेस एक और लफ्ज है जो लोग कर रहे हैं, विच इज अ नाइस थिंग, बट so they are also learning spirituality. Very young generation talking about spirituality also today, so they also know सही गलत क्या है। और वो अगर गलत रास्ते पे गए तो मुझे यही उम्मीद है कि वापस भी आ जाएंगे और वो एक्सपीरियंस करेंगे। नए जनरेशन मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, बस ये है कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस ना करें कि बिल्कुल ही बह जाए। बट या तो आई थिंक हम जिस तरह के लोग हैं तो हम तो फ्रीडम ही देते, जैसे ये स्टूडेंट्स को सिखाते हैं भी, और वो भी यंग लोग हैं, तो he doesn't stop anyone from anything. For example, everybody knows, for example, smoking is not good for an actor, but अगर people are smoking, I mean, of course अपनी रिहर्सल में तो कोई नहीं इनको करने देंगे, लेकिन अगर वो कर रहे हैं उनकी पर्सनल लाइफ में तो कहाँ वो जाके लोगों को कितना रोकेंगे। एक्चुअली इट्स देयर लाइफ इन द एंड। फॉर एग्जांपल एक्चुअली पहले जो था, मैं तो पहले जमाने में जो तो लोग देर से बड़े होते थे, बड़े जल्दी बड़े हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इतने जल्दी बड़े हो जाते हैं कि बाबू बड़े हो गए तो ठीक। हम तो अभी भी बड़े नहीं हो पाए हैं, हमें तो अभी बहुत सारी चीजें समझ नहीं आती, हम कहाँ से बड़े हो जाएंगे। मुझे तभी यहाँ ये सब ये खोलना था तो मैंने बुलाया कि भैया दिखाओ कैसे करते हैं। हम तो अभी भी नहीं हो पाए। लेकिन फ्लिप साइड ये है कि कुछ अच्छी चीजें भी नई जनरेशन से मिल रही हैं। कि जैसे जो पुराना जनरेशन है वो लगे रहते हैं कि बस काम कर, एंजॉय नहीं करना आते, और ये इस जनरेशन से हम ये सीख रहे हैं कि जिंदगी को जीना भी कैसे चाहिए ना। तो इनसे ये सीख रहे हैं कि यू हैव टू स्टॉप एंड स्टार्ट एंजॉयिंग द मोमेंट। सो आई डोंट थिंक हमारे जमाने के लोग एंजॉय कर पाते थे, मतलब लगे रहते हैं कि जिम्मेदारियां और ये और जो भी, बच्चों की शादी या बेटे की ये या वो या खुद का आगे क्या होगा। हम सब लोग जिस जनरेशन से बिलोंग करते हैं, आई एम श्योर वी आर ऑलवेज वरिंग अबाउट आगे का क्या होगा या कुछ। तो ये लोग, कुछ लोग नए जनरेशन में, दे आर लाइक they are always chilling out and enjoying life. So that is something which we've learned, that yeah, when will we start enjoying life? So it's a positive thing also कि फिर आपको कब तक ऐसे जीते जाओगे बिना कुछ मतलब वो समय, मतलब जैसे हम लोग को ये भी क्या पता देखते हो कि हम कभी कभी चांद भी नहीं देखते, कभी अपने विंडो के बाद इतना खूबसूरत व्यू है, कभी वो भी कभी ध्यान नहीं रहता। और स्पेशली सिटी लाइक बॉम्बे, इट इज हम व्यू तो है अच्छा, लेकिन कभी भूल जाते हैं कि बाहर भी देख लो 2 मिनट के लिए।
क्योंकि इतना स्ट्रेस यहाँ बॉम्बे इज लाइक रियली, अभी भी छोटे शहर में जैसे जबलपुर चले जाते हैं वहाँ बहुत स्लो पेस्ड लाइफ है और बहुत अच्छा भी लगता है कि अभी भी वहाँ, हालांकि वी आर नॉट यूज्ड टू इट, आई एम श्योर आप यहाँ इंडिया वापस आओगे यहाँ भी वो आपको, आप तो रहे हो दोनों जगह, बट यहाँ बहुत वो लोग जब यहाँ आते हैं उनको प्रॉब्लम होती है कि ऐसा क्यों, जैसे टाइम। रोशनी जी दोनों तरफ प्रॉब्लम होती है। मैं 2005 में यहाँ आया तो दिल्ली में रहता था और लाइफ इतनी हेक्टिक थी कि वो एक खुराक बन जाती है, वो टेंशन आपकी खुराक है। वो हर रोज आपको उतनी मात्रा में टेंशन जब तक नहीं मिलती तो आपको लगता है कुछ नॉर्मल है नहीं लाइफ में। तो यहाँ आते ही जो एकदम परम शांति, कोई टेंशन नहीं है, सब काम फोन पे हो रहे हैं आपको दफ्तरों में जाना नहीं है और बक है नहीं कुछ भी, तो बड़ा खालीपन और वैक्यूम हो जाता है आदमी की जिंदगी में। लगता है ये क्या कैसा जीवन है यहाँ। और अब जब लौट के भारत जाते हैं तो वो सब खुराक अब चाहिए नहीं हमें, तो वो एक बड़ी अजीब स्थिति है हम लोगों की, तो बीच में लटक जाते हैं। मतलब इंडिया आते तो कुछ होता ही नहीं है टाइम पे। हाँ ऐसा जी। अच्छा, गौड़ साहब ने जैसे स्ट्रेस की बात करी, आप लोग स्ट्रेस को कैसे ओवरराइड करते हैं, कैसे, हाउ यू हैंडल द स्ट्रेस? म्यूजिक मैं तो उठा के बांसुरी बनाने लग जाता हूँ, कहीं कुछ भी ये सब कर, तो मैंने तो रास्ते निकाल लिए, क्योंकि मुझे मालूम था कि हाँ मुझे बहुत पहले ही ये हो जाए कि भैया अपने आप को बचाने के लिए कुछ ऐसी कुछ अपना लीजिए ताकि आप अकेला अपने आप को महसूस, मैं कभी अकेलापन नहीं महसूस कर पाता। तो अच्छा रघु भाई, मैंने एक बात महसूस की यहाँ पे, आपके साथ जब इंटरव्यू का हमारा ये बातचीत फिक्स हुई तो मेरे साथ यहाँ बहुत सारे यंग इंजीनियर्स काम करते हैं जहाँ मैं काम करता हूँ, भारतीय है, यंग बच्चे 25-24 साल के। तो मैंने बताया उनको कि मेरा, तो लगभग आपको सब लोग पंचायत से जानते हैं जी। हम लोग आपको वो पुराने जो मैसी साहब या पुराने जो आपके किरदार थे उनसे याद करते हैं। तो नई जनरेशन भी आपको, अब जैसे मेरे बेटे ने स्पेसिफिकली ये कहा कि उनसे ये पूछना कि वो पंचायत का तीसरा आ रहा है क्या नहीं आ रहा। मैंने कहा अच्छा मैं पूछूंगा उनसे जरूर। नहीं बिल्कुल जरूर आएगा, तीसरा चौथा पांचवें तक जाने का इरादा है। अच्छा तो चलिए जी। रघु भाई आपके जीवन में आज की डेट में सबसे बड़ा स्ट्रेस क्या है? सबसे बड़ा स्ट्रेस क्या है? सबसे बड़ा दिमागी टेंशन क्या है सबसे बड़ी? बहुत ज्यादा कोई खास नहीं है टेंशन, और अब अगर होती है तो मैंने निकाले में योग में चला जाता हूँ। टेंशन ये है कि ये जो इतना हमारे जो कल्चर में इतनी वैरायटी, इतना जो कल्चर है हमारे हिंदुस्तान का, उसमें सही काम नहीं हो पा रहा। हम बाहर की फिल्में देखते हैं, मेरे अभी कुछ दिन पहले मैंने कुछ देखे कुछ बाहर के सीरियल, तो उनको देख के ऐसा लगता कि हमारे यहाँ क्यों नहीं ऐसा होता, कि हमारे यहाँ तो भरा पड़ा हुआ है। अब जैसे पंचायत देख के थोड़ी करके तसल्ली हुई मुझे कि जो है हमारे यहाँ और हमारे हिंदुस्तान की जो कस्बे और गांव में जो मसाला है जो भरा पड़ा है, अगर जरा से तवज्जो कर लें ये लोग तो बहुत बेहतर काम हो सकता है। तो आप क्यों नहीं आते? क्यों नहीं आते डायरेक्शन में? फिर आऊंगा ना मैं। आ रहे हैं, कुछ ला रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, कर लिया है क्या? बिल्कुल मैंने बहुत पहले लिख रखा था, लेकिन वक्त सही नहीं था। अब ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे भी, क्योंकि लिख रखा था और जब भी उन्होंने कोशिश की तो क्रिएटिव इंटरफेरेंस आ रहा था, बहुत ज्यादा आ रहा था। जैसे वो नहीं उस जमाने में इसमें ये घुमा दो, इसको नचा दो, वो सब उस तरह की, क्योंकि उन्होंने, इनके पास है कुछ कमाल की स्क्रिप्ट्स लिखी हुई। तो इससे अच्छा उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा मुझे करना है तो मैं उसका किताब छाप के कर दूंगा, बट ही इज नॉट गोना स्पॉइल हिज स्टोरीज। जो उन्होंने लिखा है वो है। तो जब क्रिएटिव इंटरफेरेंस नहीं होगा तभी वो आएगा आगे। तो ये होता है कि तो मतलब इन द सेंस वी आर मोर ऑन, ही इज मोर ऑन द क्रिएटिव साइड। तो पैसे लगाने वाले अगर लोग दखल देने लग जाएं तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो जब उस अभी लेकिन नया दौर आ गया है, जो ये जो वेब सीरीज एंड ऑल दैट, दे आर प्रीटी पॉजिटिव एंड the producers are non interfering, they let creative people do what they want, स्तर भी बेहतर होता जा रहा है। तो जरूर
हो सकता है कुछ कुछ तो भी। रोशनी जी, आप दोनों साथ में थिएटर कर रहे हैं और आप इनका फिल्मों का भी देखती हैं, तो ये जो आज के दौर का हाँ। सिनेमा है उससे बचाकर आप चलती हैं, या रघु भाई आपको खुद से ही शौक नहीं है ये नंगेपन वाला फिल्मों में काम करने का? या हमेशा मैं चूज ही रहा हूँ। मैं तो बहुत पहले से मैं उस तरह का कोई काम नहीं किया मैंने जो मुझे करते हुए अच्छा ना लगे। ओके। और मैं सीधी बात है, अगर मुझे करते हुए अच्छा नहीं लगे तो देखने वालों को क्या अच्छा लगेगा। तो ठीक हमेशा बात है। मैंने अपना बचा के रखा है, नहीं तो बहुत पहले वही जो कि मुझे कॉमेडियन बना दिया जाता और मैं बस अभी खाकी हाफ पैंट पहने घूम रहा होता, कुछ उल्टे-सीधे हरकतें कर रहा होता। तो तो हमेशा आपने इसलिए मैंने बहुत कम काम किया है, बहुत कम काम किया मैंने, बहुत ज़्यादा वो, और एक दफ़ा में एक ही काम करता हूँ मैं। ऐसा नहीं कि एक ये भी और 2 भी एक-एक दिन में 4-4 शूटिंग फिर मैंने कभी नहीं किया ये सही। ओके। हाँ, तो जैसे आपने मैं बोला कि आप डायरेक्शन में भी आ रहे हैं, तो उसी तरीके से आज जो है राजनीति में भी बहुत लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, बहुत सारे फिल्म स्टार्स भी आए हैं। आपका क्या जी, इरादा है? बिल्कुल नहीं आऊँगा मैं। अच्छा। मेरा वो फील्ड ही नहीं है। मैं कर ये ही तो नहीं सकता। टिक ही नहीं पाएंगे राजनीति में। ही इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ही बिल्कुल। विल नॉट, ही इज टू आइडियलिस्टिक। एक वैसे सेकंड नहीं पाएंगे राजनीति में। वैसे फॉलो किसको करते हैं आप? व्हिच पार्टी यू लाइक मोर? आई डोंट थिंक पता नहीं, समझ नहीं आता मुझे किसको फॉलो करूँ मैं। सब लोग कुछ जो भी अच्छा काम कर रहे हैं उसमें हाँ, पर्टिकुलरली, कौन मतलब कर रहा हर है? कौन कर रहा है? अच्छा काम कौन कर रहा है जरा बताना? सब करते हैं, मतलब जैसे जैसे बीजेपी शायद एमपी में कुछ अच्छा काम कर रहा हो कोई जो कहीं हमें, अच्छा कर रहा है, कोई क्योंकि कहीं वो अच्छा। गए हैं। हाँ, आम आदमी पार्टी अच्छा काम कर रहा है, और कौन से पार्टियां, कांग्रेस भी कर रहा है, कोशिश कर रहा होगा कुछ करने की। तो अच्छा। क्या है, क्या है ये सब इट्स नॉट द पार्टीज, इट्स द इंडिविजुअल पीपल। देयर आर पीपल, जैसे मेनका गांधी अभी भी लगी हुई है इतना काम, शी डजंट केयर वेदर शी हैज अ पोस्ट और नॉट, शी इज वर्किंग फॉर एनिमल्स। now she is like a proper BJP person, but she's still there. So it's not about parties actually, it's more a political agenda. It's about the people who are in the parties, they are human beings. हर पार्टी में आई एम श्योर लोग अच्छा काम कर रहे हो इंडिविजुअली। नहीं, वैसे मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा ही कर रहे हैं आई गेस। रघु भाई आपका क्या कहना है? अच्छे ही कर रहे होंगे। अच्छा। तो वैसे आपको लगता नहीं कि ये हिंदू मुसलमान का जो शोर है वो अब ज्यादा हो गया नहीं, पिछले 9 सालों में? क्योंकि हम ये तो अब नया शुरू हुआ है कि हमारे ज़माने हमें पता ही नहीं था कौन हिंदू है, कौन है। एक मोहल्ले में हम सब लोग रहते थे, साथ में खेलते, तो कभी पता नहीं, ये बाद में धीरे-धीरे ये सब शुरू हुआ है। और ये इंसानियत गायब होते चली जा रही है, तो ये तो है, बुरा तो लगता है इन सारी चीज़ों की कि वो ज़माना क्यों नहीं है? क्यों लोग मिल के काम नहीं करते? मिल के काम किया जाए तो मेरे ख्याल से हम ज़्यादा जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो बस हम आपस में ही लड़ते रहेंगे और कहीं नहीं पहुँचेंगे। आई थिंक ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए हर पार्टी में, जो भी काम कर रहे हैं दे आर सपोज टू बी फॉर अस एक्चुअली। सो इट डजंट, आई मीन बाय टेकिंग नेम्स इट डजंट रियली मैटर, इट्स नॉट अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन एनीमोर, इवन इफ यू नो लाइक सारे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ये तो हर कंट्री में होते ही हैं। इट्स नॉट अबाउट वन पर्सन, इट्स द कंट्री, इट्स इंडिया, इट्स भारत, जो भी हिंदुस्तान, सब इट्स लाइक बना किससे, हिस्ट्री हिस्टोरिकली भी देख लीजिए कि कहाँ से बना है, कैसे हुआ, वो आर्यंस के जमाने, द्रविडियंस, वो सब हिस्ट्री तो हम सब जानते हैं कि कैसे क्या हुआ। हम वी वर इन्वेडेड आल्सो, सो इट्स लाइक इट्स नॉट, इट्स ऑल पार्ट ऑफ आवर कल्चर एवरीथिंग। सो वी कांट, मतलब हम नया हिस्ट्री ऐसे जबरदस्ती क्रिएट नहीं कर सकते, जो है हम उसको निगेट भी नहीं कर सकते। तो चलिए। और मुझे जैसे आप बोल रहे थे कि अभी हिंदू मुस्लिम वाला, वो तो सलमान खान और मोदी जी को मैंने देखा है, उनकी फैमिली के साथ देखा है, तो वो मुस्लिम्स के साथ वैसे फ्रेंडली भी हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड ये मुद्दा क्यों बना है, क्योंकि देखा है कि सब एक दूसरे से वैसे कोई भी मिलता रहता है। मतलब आई हैव सीन देम so many places where they, even the BJP people or the Hindus and Muslims are together, they are actually very close. वो तो पॉलिटिकली सब कर रखा है। अगर आप इंडिविजुअली पूछो लोगों से, तो लोगों को ऐसे किसी से प्रॉब्लम नहीं। कितने लोग पार्टीशन में भी आपको पता है कि हिंदू मुसलमानों ने एक दूसरे को बचाया भी, जिंदगियां बचाई। फिर वो दूसरा वो हो जाता है, वो जलाना और वो सब, तो दोज आर, दैट इज ऑफ कोर्स टेररिज्म। हमारे कंट्री में भी टेररिज्म हो रहा है ना, हम प्रिटेंड कर रहे हैं कि नहीं नहीं वो बाहर के लोग हैं, हम ही लोग एक दूसरे को जला रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि किसी का नाम ले रहे हैं कि उन्होंने किया, किसी का पार्टी। व्हाट इज पार्टी गॉट टू डू विद इट? It's individual. Even if I belong to a particular party, suppose
आई एम ट्राइंग टू डू गुड वर्क। अगर मैं गुड वर्क के चक्कर में मैं किसी को जला दूं हिंदू मुस्लिम के नाम पे, व्हाट इज द पॉइंट? सो आप तो हमें हमसे सवाल पूछ रहे हैं, आप भी जर्नलिस्ट है और आपको भी पता है इंसानियत है सबसे पहले, और हम कोई भी कलाकार विल नेवर बी डिवाइडेड बाय एनीथिंग एवर। चलिए आखिरी सवाल, आपका मैसेज क्या है आज की यूथ को? भैया वक्त जाया ना करें, अपने ऊपर काम करें, अपने आप को पहचानें कि आप में क्या खूबियां हैं, क्या खामियां हैं। खूबियां हैं तो उनको और थोड़ा और खूबी में तब्दील करिए, खामी को भी खूबी में तब्दील करिए और कुछ करिए, उल्टे सीधे रास्ते मत इख्तियार करिए। बस यही कहना चाहूंगा मैं। चलिए ठीक है, बहुत ही बढ़िया रहा। रोशनी जी आप भी आई हमारे कार्यक्रम में, बहुत और रघु अच्छा भाई लगा आपने आपसे भी बात करके। बेबाकी से बोला, और मुझे लगता है हमारे दर्शकों को ये ये तो मेरा डर था क्योंकि जब मैं बोलने लग जाती तो कुछ भी बोलने लग जाती हूँ। नहीं, आपके बहुत सुलझे हुए विचार हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को भी बहुत ही अच्छा लगेगा, और उम्मीद है कि एक ये नई राह बनेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।